चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा देखो, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक फिनिश अप हो गया था, दैट इज प्रोडक्ट मेथड, राइट। तो आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड क्या होता है, राइट। इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो बेटा आपने प्रीवियस मेथड को प्रॉपर तरीके से समझाओ बेटा, और उसके क्वेश्चंस वगैरह आपसे हो रहे हो, ठीक है। तो इनकम मेथड अगेन काफी इंटरेस्टिंग मेथड है बेटा। तो बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स, तो इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे बेटा कि इनकम मेथड हमारा एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा बेटा, फिर इसका फॉर्मूला, देन विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द इनकम मेथड, राइट। तो अब यहाँ पर मेरे साथ लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तो अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारी इनकम मेथड तीन पार्ट्स में डिवाइड इनकम को कर देती है बेटा, ठीक है। तो थ्री पार्ट्स में बेटा इनकम डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास है, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा है बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड है हमारे पास मिक्स इनकम, ठीक है जी। तो इनकम बेसिकली यहाँ पे थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिए बेटा इनकम को। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर आता है बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर आता है बेटा हमारे पास मिक्स इनकम, राइट। तो अगर मैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बेटा फर्दर इसके चार कैटेगराइज होते हैं, ठीक है जी। चार कैटेगरी में ये भी डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा हमारे पास वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी। दूसरा है बेटा हमारे पास पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड। एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है जी। एंड द फोर्थ वन इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारे फोर पॉइंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, wages and salary, payment in kind, employers contribution towards social security, and the pension on retirement, ठीक है। फिर आता है सर ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली तीन कैटेगराइज में इसको भी डिवाइड कर देते हैं बेटा हम। तो सबसे पहला आता है हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। दूसरा आता है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट है ये फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाता है बेटा। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करूँ फर्दर तीन पार्ट्स में कैटेगरी हो जाता है, तो उसको सब पॉइंट्स नाम दे देंगे। पॉइंट वन दैट इज डिविडेंड, पॉइंट टू, पॉइंट टू है बेटा हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और पॉइंट थर्ड है बेटा हमारे पास कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा इनकम का कैटेगराइजेशन है। और ये जो होती है बेटा मिक्स इनकम, इसको बोलते हैं अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं बच्चे अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सिचुएशन क्या है। बेसिकली बेटा हमारी जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड बेटा इनकम को क्लासिफाई करता है। तो यहाँ पर बेटा हमारी इनकम बेसिकली कैटेगराइज हो जाती है तीन पार्ट्स में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम, राइट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में चार कैटेगरी है बेटा, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड,
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रिटायरमेंट, फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स के फर्दर 3 कैटेगरी है बेटा, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट है बेटा, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड द मिक्स इनकम इज अर्न बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बेसिकली हर तरह की इनकम को बेटा यहाँ पर कवर कर लिया गया। और बेसिकली ये इनकम है क्या बेटा, हमारी फैक्टर इनकम। यहाँ पर सिर्फ फैक्टर इनकम को लिया गया है बेटा, ट्रांसफर इनकम को नहीं लिया गया। रीजन आपको पता है कि नेशनल इनकम में बेटा हम सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम को, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ आया बेटा। इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कशन करना है बेटा, जैसे कि हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड द प्रॉफिट की सिचुएशन। बाकी सब तो एज इट इज क्वेश्चंस में आपको अवेलेबल मिलेंगे, बट इस कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, 3 पॉइंट, इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बेटा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं इसकी इन तीनों पॉइंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझाता, ठीक है। नोट करो बेटा इसको फटाफट से। तो आपको बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं, जो हमारा ए पॉइंट है बेटा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो वेजेस एंड सैलरी के बारे में तो आपको पता ही होगा बेटा, राइट। वेजेस एंड सैलरी के बारे में आपको पता ही होगा। और दूसरा पेमेंट इन काइंड के बारे में अगेन यू ऑल्सो नो दैट। और एग्जाम में भी बेटा कुछ खासा कॉम्प्लिकेशन इन दो टॉपिक्स में नहीं होती है बेटा। या तो आपको वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी बेसिकली आपको पता ही है, सैलरी एंड वेजेस जो आपका वर्किंग पेमेंट होता है वो होता है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन होती है पेमेंट इन काइंड, जहां पर आप कैश में पेमेंट ना करके बेटा कोई पर्टिकुलर गुड्स में पेमेंट कर रहे हैं बेटा, वो आपकी पेमेंट इन काइंड होगी, राइट। अब जो ये तीसरा सिचुएशन है हमारे पास, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी। तो ये क्या है जी, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कराऊंगा बेटा इसको, देखिएगा। मान लीजिए सर एक कंपनी है, राइट, और एक हमारा मिस्टर एक्स है जो कि इस कंपनी में जॉब कर रहा है। और डेफिनेटली जब जॉब कर रहा है तो कंपनी इसको सैलरी पे कर रही होगी बच्चे। मान लीजिए कंपनी इसको सैलरी पे कर रही है बेटा 20,000 रुपए की। देखो, एक लॉजिकल सिचुएशन देखना बेटा, जब तक बेटा इस मिस्टर एक्स की एज है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, राइट, तब तक तो सैलरी उठा ही रहा होगा। बट डेफिनेटली एक ऐसी रेज एज आएगी बेटा इसकी जहां पर ये रिटायर्ड भी होगा। वन एज मस्ट कम वेयर ही मस्ट बी रिटायर्ड, आगे ना, बिल्कुल। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बेटा स्कीम बनाई होती है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की भैया अगर फ्यूचर में अगर आप एक ऐसी एज पे आते हैं जहां से आप डेफिनेटली काम उस लेवल का नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सोशल सिक्योरिटी में बेटा गवर्नमेंट कहती है भैया पेमेंट करो। तो मान लो एक तरह का पीएफ आपने सुना होगा बेटा, पीएफ एक तरह की सोशल सिक्योरिटी होती है। तो इस पीएफ में बेटा पैसा जमा होता रहता है, जैसे कि आपके बैंक बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, वैसे ही पीएफ में पैसा जमा होता रहता है बेटा। और यहाँ पर हम डेटा फ्रिक्शन लेंगे, ठीक है। मान लो पीएफ में हर महीने 24% का डेटा हमारा जमा हो रहा है, पर मंथ 24% का डेटा हमारा जमा हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया 12% एम्प्लॉयर करेगा और 12% एम्प्लॉय करेगा, ठीक है जी। ये जस्ट हम एक फ्रिक्शनल डेटा ले रहे हैं बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है सर, एम्प्लॉय कहाँ से करेगा, अपनी सैलरी में से, और डेफिनेटली एम्प्लॉयर पे करेगा। तो मान लो अगर मैं बोलूं पीएफ में 20,000 का 24% अगर मुझे पे करना है, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि मुझे 20,000 का 24% पे करना है, किसको पे करना है बेटा, एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो अल्टीमेटली 4,800 की अमाउंट बेटा हर महीने जमा होती रहेगी, जिसमें से 12% कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर,
सॉरी 2400, और 2400 कौन पे करेगा बेटा? हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, तो दोनों का ही टोटल पैसा हर महीने बेटा अकाउंट्स में, पीएफ के अकाउंट में कितना जा रहा होगा बेटा? 4800। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है सर, ध्यान सुनना, कहते हैं सर ये वाला जो पोर्शन है, ये एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है बेटा? सोशल सिक्योरिटी में। और ये वाला पोर्शन कहाँ पर हो रहा है बेटा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे? सोशल सिक्योरिटी में। बट सर यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही सिर्फ नेशनल इनकम में शामिल किया गया है। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब कहते हैं सर दो लोगों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉय का, यानी कि जो कंपनी है वो हमारी एम्प्लॉयर्स हो गई, और जो मिस्टर एक्स हो गया वो एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है 2400 पर मंथ, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है 2400 पर मंथ। बट जब नेशनल इनकम में लेने की बात आती है, नेशनल इनकम में जब हम इसको इंक्लूड करेंगे, तो हम कहते हैं भैया नेशनल इनकम में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड, ओनली इंक्लूडेड। हम सिर्फ किसका हिस्सा इंक्लूड करेंगे बेटा? ओनली इंक्लूडेड, दैट इज एम्प्लॉयर्स का। अब क्वेश्चन आता है सर यहाँ पर एम्प्लॉय का हिस्सा क्यों नहीं लिया जा रहा नेशनल इनकम में, सिर्फ एम्प्लॉयर का क्यों लिया जा रहा है? इसका रीजन बता दो बेटा आपको। एम्प्लॉय ये 2400 कहाँ से पे करेगा? डोंट यू थिंक अपनी सैलरी से पे करेगा? और सैलरी 20,000 में से तो पे करेगा बेटा, क्योंकि इसकी सैलरी 20,000 है, तो 20,000 तो पहले ही नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है बेटा। ये वेजेस एंड सैलरी वाला टॉपिक जो था हमारा पॉइंट 1, उसमें हमारी सैलरी पहले से ऐड हो चुकी थी, यस और नो? तो सर उस हिसाब से अगर मैं 2400 दोबारा ऐड कर दूं, तो डोंट यू थिंक बेटा डबल काउंटिंग हो जाएगी? यानी कि एक इनकम को हम दो बार कंसिडर कर लेंगे बेटा, क्योंकि एम्प्लॉय अल्टीमेटली जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराएगा, वो कहाँ से जमा कराएगा बेटा? अपनी सैलरी से ही। यानी कि 20,000 में से बेटा वो दो 2400 माइनस करके कहाँ भेज देगा? पीएफ अकाउंट में। रिमेनिंग सैलरी वो अपने पास रखेगा। और 20,000 का अमाउंट पहले ही नेशनल इनकम में क्या कर चुके हैं बेटा? हम वेजेस एंड सैलरी वाले कॉलम में ऐड कर चुके हैं। तो अगर इसको 2400 को दोबारा से मैं ऐड करता बेटा इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एज वेल, राइट, तो वहां पर बेटा एक इनकम दो बार हो जाती और उसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो इसलिए कहते हैं भैया पीएफ में तो दोनों ही पर्सन का अमाउंट जाता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो। और एम्प्लॉयर का जाता है फर्स्ट टाइम, ये तो पहली बार जा रहा है ना, और ये अपनी सैलरी का ही हिस्सा इसमें क्या कर रहा होता है बेटा? एक तरह से सेकंड टाइम बेटा पेमेंट कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं सर ये वाली पेमेंट तो हम लेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी फैक्टर इनकम है, बट ये वाली नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है सर, ये एक तरह से देखा जाए तो ये इनकम फर्स्ट टाइम क्रिएट नहीं हो रही है, और ये ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड है, इसलिए हम एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं होता, राइट। तो ये मैंने आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करी है, क्यों सिर्फ एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में लिया जाता है बेटा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता, ठीक है। बट हाँ, जिन बच्चों को लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो वो रट्टा भी मार सकते हैं बेटा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। लॉजिक एज वेल एज रट्टा, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस चीज के हिसाब से उसको पढ़ लेना, ठीक है। एंड आशा करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया हो। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, इसको नोट कर लो बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। तो हमने थर्ड देख लिया, अब फोर्थ भी देख लेते हैं बेटा। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अच्छा ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना पेंशन को अगर मैं कैटेगराइज करूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, पेंशन, मैं यहाँ पर दो केस लूंगा, केस 1, केस 2। सर यहाँ पर एक कंपनी है और ये हमारा मिस्टर एक्स है जो कि इस कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है। नाउ इनकी एज हो चुकी है 60 ईयर, और ये कंपनी से कर चुके हैं रिटायर्ड। क्या कर चुके हैं बेटा? रिटायर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो रिटायर्ड के बाद कंपनी ने आफ्टर दैट आफ्टर रिटायरमेंट बेटा, कंपनी इन्हें पर मंथ 10,000 रुपए की पेंशन पे कर रही है, ठीक है जी। पेंशन पे करे बेटा हर मंथ आफ्टर रिटायरमेंट। और यहीं पे बेटा एक और केस लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ओल्ड एज पर्सन हैं, ओल्ड एज पर्सन है
ठीक है, जिनको गवर्नमेंट फ्री में पेंशन पे करती है हर महीने, एवरी मंथ, मान लो 5,000 रुपए का अमाउंट जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पे ना दो तरह की सिचुएशन है। एक तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट और एक ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन बोले तो आपने गवर्नमेंट के लिए किया कुछ तो नहीं है, बट गवर्नमेंट स्टिल आपको क्या कर रही है बेटा, कुछ अमाउंट पे कर रही है यहाँ पर बेटा एज अ पेंशन। तो पेंशन की यहाँ पे दो कैटेगरी होगी, एक तो मिल रही है बेटा रिटायरमेंट के बाद पेंशन, और एक मिलती है वॉलंटरी बेसिस पे सर, दैट इज पेंशन, जहां पर भले आपने गवर्नमेंट को कुछ सर्विस प्रोवाइड ना करी हो बेटा, बट स्टिल गवर्नमेंट बेटा आपके ओल्ड एज सर्वाइवल के लिए बेटा आपको क्या कर रही है, पेंशन पे करिए। आई आई अगर हो सके शायद आपके दादा दादी को भी बेटा पेंशन वगैरह मिलती हो, दो ऑल्दो दे हैव नॉट एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट कंपनी एवर, राइट, जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में कभी काम नहीं किया था बेटा सरकारी कंपनी में, बट दे स्टिल रिसीव सम काइंड ऑफ अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज ए ओल्ड एज पेंशन। तो यहाँ पर सर दो तरह की पेंशन होगी, इसको हम बोलेंगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है अच्छे, और इसको बोल देंगे पेंशन, ओल्ड एज पेंशन यू कैन से, इसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। माई क्वेश्चन इज दैट सर, क्या नेशनल इनकम में कोई पेंशन इंक्लूड की जाएगी? क्योंकि याद करो आपने कौन सा पढ़ा था ट्रांसफर इनकम का। ट्रांसफर इनकम में बेसिकली आपने पढ़ा था कि वन साइडेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं बेटा, वन साइडेड जो ट्रांसफर्स होते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसफर इनकम। और वन साइडेड ट्रांसफर इनकम्स को बेटा हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते, यही पढ़ा था ना आपने। तो पेंशन क्या वन साइडेड है या टू साइडेड है? तो ये है बेटा टू साइडेड। कैसे? बेटा एक बात बताइए, अगर मिस्टर एक्स ने इस कंपनी में पास्ट में जॉब नहीं की होती, तो क्या इन्हें रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपए की पेंशन पर मंथ मिलती? नहीं मिलती सर। तो इसका मतलब सर जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है वो तभी मिलती है जब आपने पास्ट में कुछ सर्विस दी हो। तो पास्ट में आपने कुछ सर्विस दिया हुआ है, देन यू रिसीव द पेंशन, तो इसका मतलब ये फैक्टर इनकम हो गया, ये फैक्टर इनकम हो गया बच्चे। और जब ये फैक्टर इनकम है तो डेफिनेटली इट विल इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, तो इसको हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। बट सर यहाँ पर आपने पास्ट में कुछ काम तो किया नहीं है, बट स्टिल यू आर रिसीविंग द पर्सन द इनकम, तो ये बेटा वन साइडेड इनकम हो गई आपकी। हाँ जी बच्चे, तो दैट इज वन साइडेड इनकम। तो डेफिनेटली वन साइडेड इनकम को बेटा हम ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसफर इनकम बेटा लॉजिकली हमारे नेशनल इनकम में यहाँ पर नहीं इंक्लूड करी जाती बेटा, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप नेशनल इनकम लिख के इस तरह से काट भी सकते हैं इसको। तो बेसिकली बेटा पेंशन जो रिटायरमेंट पे मिल रही है बेटा, राइट, क्योंकि वो फैक्टर इनकम है, आपने पास वॉलंटियर सर्विस दिया हुआ है, इस वजह से आपको पेंशन रिसीव हो रही है। तो इसको तो हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे सर, क्योंकि ये फैक्टर इनकम है। बट जो ओल्ड एज पेंशन होती है बेटा, जो डेफिनेटली बेटा लॉजिकली बात सही है, वन साइडेड पेमेंट है, यानी कि ट्रांसफर इनकम है बेटा, और ट्रांसफर इनकम बेटा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। तो ओल्ड एज पेंशन बेटा अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बट द पेंशन और रिटायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो दिस इज इट, द कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, जहाँ पर चार कॉम्पोनेंट्स है बेटा। पहला वेजेस एंड सैलरी, फिर पेंशन ऑन सॉरी पेमेंट ऑन पेमेंट इन काइंड, and the employer's contribution towards social security, and the last one is the pension or retirement। ये चारों पॉइंट बेटा आपको याद करके रखना है, एग्जाम में कोई से भी चारों आ सकता है, या फिर डायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हो सकता है। और जब डायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको गिवन होगा बेटा, फिर आपको चारों कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं दिया बेटा, इन चारों में से कोई ना कोई कॉम्पोनेंट्स दिया होगा, फिर उसको ऐड करके बेटा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को बनाएंगे। ठीक है जी, तो दिस इज इट, द फर्स्ट पॉइंट कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय ओवर हियर, एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सर्विस में बेटा बेसिकली आपको रेंट, इंटरेस्ट तो डायरेक्टली कंपोनेंट्स दिया रहता है। कभी कभी कंफ्यूजन हमें क्या होती है, एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है बेटा, एक छोटा सा पॉइंट है सुनिएगा। अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं, ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर मैं बात करूं, तो बेटा यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें होंगी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब एग्जाम में क्या होता है, आपको रेंट और इंटरेस्ट तो डायरेक्ट मिल जाएगा, ये भी आपको एग्जाम में मिला होगा, ये भी मिला होगा, बट द पॉइंट बिंग इसमें कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट बन जाते हैं। एक तो डिविडेंड, राइट, एक होता है बेटा आपका दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
और एक होता है बेटा आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अब ये होता क्या है बेटा, ये है तो तीनों ही कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉफिट। एक बार छोटी सी सिचुएशन देखें, मान लो कंपनी को बेटा प्रॉफिट्स हुए, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। मान लो कंपनी को रेवेन्यू होते हैं बेटा, या रेवेन्यू नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट लिखते हैं। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुए एक्स अमाउंट, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले कंपनी क्या पे करेगी बेटा, हाँ जी, टैक्सेस पे करेंगे अपनी। तो जो भी टैक्सेस होगा बेटा, उससे हमारा अमाउंट फाइनली निकल आ गई, जिसको हम बोलते हैं पेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जिसमें से बेटा माइनस होता है फिर हमारे पास, अच्छा ये जो टैक्स है इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, पेट हो गया। अब इस पेट में से हम डिविडेंड माइनस करेंगे, जो भी हमें डिविडेंड देना होगा बेटा शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड दे दिया। अब हमारे पास अल्टीमेटली जो बच गया, ये बच गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सर, जितना डिस्ट्रीब्यूट होना तो हो चुका। यानी कि सर आपने टैक्स पे कर दिया, आपने डिविडेंड दे दिया, अब आपके पास कितना बच गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर मैं यहाँ पर फिगर लूँ, तो मान लो 1000 करोड़ का आपके पास प्रॉफिट था, लेट अस अज्यूम 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, या तो डायरेक्टली ये दिया होगा बेटा 1000 करोड़, नहीं तो इसको कैटेगराइज में डिवाइड कर देगा। 300 करोड़ का टैक्स पे कर दिया आपने, 700 करोड़ ये आ गया, 100 करोड़ का डिविडेंड दे दिया, और ये 600 करोड़ आ गया। तो अल्टीमेटली ये आपका अगर देखा जाए तो 300, 100 और 100 कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, 300 का आपने टैक्स पे किया, और डिविडेंड आपने 100 रुपए का दिया, और टैक्स आपने 300 का दिया, 400, 1000। तो या तो बेटा बाइफर्केशन करके दे देगा, या तो आपको क्या देगा बेटा एग्जाम में, या तो आपको दे देगा सीधे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, और तीनों को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा क्या, 1000 करोड़ ही तो आएगा। तो ये सिचुएशन रहती है। अगर उसने डायरेक्ट 1000 करोड़ दे दिए, फिर आपको इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर उसने प्रॉफिट्स ही नहीं दी और आपको क्या दिया, डिविडेंड, अनडिस्टर्ब प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, तो इन तीनों को जोड़ोगे और अल्टीमेटली आपका क्या बन के आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एंड आई होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए, काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आराम से नोट करते रहना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा समझ आ गया होगा आई होप सो। अब फटाफट से ना इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अब जो इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है, इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है बच्चे, इनकम मेथड के फॉर्मूले से एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जैसे कि आपने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा प्रोडक्ट मेथड, उससे जीवीएमपी या जीडीपीएमपी आता था, बट इनकम मेथड एक ऐसा अनोखा मेथड है जो डायरेक्टली आपको क्या निकाल के देता है, एनडीपीएफसी। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, राइट। तो इन तीनों चीजों को जोड़ने पर बेटा आपके पास क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी। मान लीजिए ये अमाउंट निकल कर आ गया, और आपको अगर नेशनल इनकम निकालनी होगी तो डायरेक्ट बेटा डी को हम क्या बना देंगे, एन, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे नफिया फ्रॉम वाला, इफ यू रिमेम्बर दैट, और माइनस कर देंगे अगर नफिया दे रखा होगा कौन सा वाला बच्चे, टू वाला, ठीक है। तो हमारा जो भी नफिया दे रखा होगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। तो याद रखना प्लीज, इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है बेटा, फॉर्मूला यूज करके एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो ये जो आज हमने पढ़ा, ये सिर्फ हमने इस मेथड की प्रैक्टिस थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया बेटा, राइट। एंड आई होप सबको समझ में आया हो, और इसको प्रॉपर तरीके से बेटा समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको कराऊंगा, और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड शुरू कर देंगे, और फिर उसके क्वेश्चन से चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसको नोट कर लीजिए, ये इसका फॉर्मूला सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड द मिक्स इनकम। इन तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ के जो भी अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगा, वो एनडीपीएफसी होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट को बेटा हम प्लस माइनस नफिया करके जो भी हमें दिया होगा, तो अल्टीमेटली विल फाउंड द एनएनपीएफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली बेटा टुडे क्लास इज ओवर है, आज मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगा बेटा, आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, और काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा इस पॉइंट के। इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है, रिवीजन कर लेना इसका अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।